वेलकम स्टूडेंट्स। अक्सर अकाउंट्स के स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें मालूम है प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। ये वीडियो 11th और 12th अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। इसमें स्पीड भी बढ़ेगी आपकी, और प्रैक्टिस अकाउंट्स की जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चे कहते हैं सर हम 1 घंटे में घर पर प्रैक्टिस करने बैठे 2 ही सवाल किए, और 1 घंटे में 2 सवाल बहुत कम है, मतलब फुल लेंथ वाले प्रॉब्लम। मान लीजिए फाइनल अकाउंट्स के 2 प्रॉब्लम अगर 11th का बच्चा करता है अपनी किताब का, जिसमें 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं, तो 1 घंटे में 2 सवाल मतलब बहुत स्लो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 12th CBSE का बच्चा बात करता है कि सर मैं पार्टनरशिप का एक सवाल फुल लेंथ, जिसमें मान लेते हैं रिटायरमेंट का सवाल है, बैलेंस शीट दी गई है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट बनानी है। 1 घंटे में 2 सवाल ये भी कम है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, करके बताइए, टाइम तो लगता है। बेटा मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। 1 घंटे में 4 सवाल प्रैक्टिस हो सकते हैं। सर कैसे? लीजिए सुनिए। तो सबसे पहले बताऊं कि ये वीडियो फोकस्ड है 12th CBSE और 11th CBSE। 11th के बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें जब 12th के रेफरेंसेस आएंगे तो थोड़ा तकलीफ दे सकता है, वो उसको अपने चैप्टर्स पे लिंक करें। मैं दोनों बताऊंगा, लेकिन मैं इसको 12th पर फोकस कर रहा हूँ खास करके। सबसे बड़ी गलती बच्चे घर पे जो प्रैक्टिस करते समय करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स करते हैं। मैं आम तौर पर बच्चों को कहता हूँ कि बेटा मैंने अगर आपके किताब में, आपकी बुक से किसी चैप्टर में पीछे 50 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं अनसॉल्व, और मैंने उसमें से आपको 12 करवाए हैं, और अंदर सॉल्व प्रॉब्लम 40 हैं, तो आपको 40 और मेरे द्वारा कराए हुए 12, इसके अलावा एक भी सवाल को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। बाकी को छोड़ दीजिए। अब छोड़ना क्या है और छोड़ते समय क्या ध्यान रखना है, वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा। आपको प्रैक्टिस करनी है। एक स्पीड प्रैक्टिस अलग होती है जो लिखकर आप करेंगे। इसमें आपको केवल ये करना है कि आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको लीजिए, पेंसिल लीजिएगा छिली हुई। हमारे एक सर थे, वो कहते थे कि यदि आपकी टेक्स्ट बुक में आपने केवल नाम लिखा है और बिल्कुल साफ सुथरी रखी है, इसका साफ मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं। किताब में अंडरलाइनिंग, इंसर्शन, ये साइड में नोट में, ये होना ही चाहिए। हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ कि आपकी किताब में सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं, इलस्ट्रेशंस जो हैं, उन पर बहुत सारी पर्याप्त टिकिंग होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे? मैंने कहा एक पेंसिल ले लीजिए, और चलिए हम बातचीत के लिए ले लेते हैं कि आप एडमिशन का सवाल कर रहे हैं। एडमिशन में आप प्रॉब्लम निकाल लीजिए। एक एडमिशन का प्रॉब्लम है जिसमें A और B पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है, रिवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स हैं, नया पार्टनर कैपिटल लाया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है, ये सब दिया हुआ उसमें। सॉल्व प्रॉब्लम को खोल लीजिए। पहला पॉइंट पढ़िए। सबसे पहले एक बात बताऊं, जो मैंने पहले वीडियो में भी कहा कि आप सबसे पहले देखिए कि उसने बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी है उसको कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अमाउंट लिखे हुए हैं। आप अमाउंट्स को टिक कर दीजिए, और बाई बैलेंस पे भी टिक कीजिए कि ये हेड भी आपके सही होने चाहिए। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन टिक, दोनों के A और B के अमाउंट टिक। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसने उसको कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। देखिए कैसे किया है। जनरल रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करना है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी। और एनी चेंज, अगर कोई चेंज हो रहा है तो भी,
जनरल रिजर्व को अगर और कुछ नहीं कहा है, कोई स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं पर आमतौर पर कुछ नहीं कहा है, तो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया जाता है तो आपको जनरल रिजर्व को उनके कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ट्रांसफ़र कर देना है। आप देख रहे हैं लिखा है उसने बाई जनरल रिजर्व और उनका रेशो था 3:2, तो उसको बराबर 3:2 में बांटा है। अमाउंट को भी टिक कर दीजिए। ऐसे ही और कोई हेड हो सकते हैं, जैसे कि असेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस वाला बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, इसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है और ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में किया है। दिख रहा है लिखा है 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कैपिटल अकाउंट में और प्रॉफिट शेयरिंग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डेबिट किया, अमाउंट बराबर आ रहे हैं। फटाफट कैलकुलेट टिक कीजिएगा। आपको सवाल को क्रम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप पहले एडमिशन का पार्टनर का छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं, यहाँ क्रम से लीजिएगा। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि बिल्डिंग को 140% करना है। बिल्डिंग दी है 80,000 की, 32,000 से आपको बढ़ाना है। 8 चौक 32, 32,000 से बढ़ाना है। आप देखें उसने रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग 32,000 लिखा है, तो बाय बिल्डिंग में बिल्डिंग पर और 32,000 पर टिक लगाइए पेंसिल से। और बैलेंस शीट में आके तुरंत देखिए तो उसने बैलेंस शीट में बिल्डिंग लिखी है कितनी, 80 और 32, 1,12,000। बिल्डिंग को टिक कीजिए और 1,12,000 को टिक कीजिए। डियर, आप लोग जो 1 घंटे में 2 ही सवाल कर पाते हैं या शायद एक ही, तो वो ये कि आप बाकायदा पेन ले रहे हैं, फिर पेंसिल से लिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन में पेन से लिख रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग 32,000। इट इज़ कंज्यूमिंग टाइम। अगर कंसेप्ट चेक करना है तो आपको मालूम ही है ऐसा लिखा जाएगा, लिखा है सामने वाले ने, टिक कीजिए। अगला स्टॉक को कम करना है, तुरंत आप रिवैल्यूएशन में देखिए उसने स्टॉक को जितने से कम करने को कहा था 2 स्टॉक लिखा है, अमाउंट लिखा है, और बैलेंस शीट में उसने स्टॉक को उतने से रिड्यूस करके लिख दिया है। 1 लाख था, 20,000 से कम किया है, तो उसने स्टॉक 80,000, मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्लस माइनस करके नहीं बताना है, तो उसने बैलेंस शीट में स्टॉक 80,000 टिक टिक। इस तरह से एक एक चीज़ को, जैसे नया पार्टनर आया वो 2 लाख रुपए कैपिटल आया है तो लिखा है बाई बैंक, टिक कीजिए। 2 लाख सी में लिखा है, टिक कीजिए। इस तरह से एक एक चीज़ को आप टिक करते जाइएगा। और अगर आपने सब कुछ टिक कर दिया, पूरा सवाल पढ़ लिया है, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपका अनटिक क्या क्या बचा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अंदर सारे टिक हो गए हैं, टोटल टिक नहीं हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में अगर प्रॉफिट बांटा हुआ है तो वो टिक नहीं हुआ है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको मालूम है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, उसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा, वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग में जाएगा। देख लेते हैं उसने बराबर वो अमाउंट जो आया कितना, जो पार्टनर्स के प्रॉफिट के सामने लिखा हुआ प्रॉफिट लिखा हुआ है, मान लेते हैं 70,000, और 3:2 में बराबर बांटा है उसने। यही तो आप भी करते हैं। डोंट कैलकुलेट, टिक नहीं। 70,000 का 3:2 कितना होता है वो जरूर कीजिए ओरल। कैसे 70,000 का 3:2 कैसे होगा ओरल, आपको कैलकुलेटर आउट नहीं है। 70,000 को 10 से अगर डिवाइड करें 7,000 आता है, जबकि आपको तो 5 टुकड़े करना थे, तो 14 डबल कर दीजिएगा, यानी 70,000 का 5th होगा 14,000। 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28, ये बराबर लिखा है। अंदर से दोनों अमाउंट टिक कीजिए, 70 को भी टिक कर दीजिए, टोटल को ऐसे ही टिक कर दीजिए, नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि टोटल अगर आपको आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। आप यहाँ गलत कर रहे हैं, एग्ज़ाम में सही कर देंगे, आप यहाँ सही कर रहे हैं, एग्ज़ाम में गलत कर देंगे, तो ये तो टोटलिंग बैलेंसिंग, इसको आपको चेक नहीं करना है। आप संतुष्ट हो गए कि बिल्डिंग को कम करने पे बाय बिल्डिंग, बढ़ाने पे बाय बिल्डिंग लिखा है, स्टॉक को कम करने पे 2 स्टॉक लिखा है, बढ़ा के लिखा है। प्रोविज़न आपको कहा था कि प्रोविज़न इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 10%, डेटर दिया है 80,000 और प्रोविज़न दिया था 10,000, जबकि उसने कहा है कि प्रोविज़न इज़ टू बी मेंटेन्ड एट 10%। 80,000 का 10% 8 होता है, पहले से ही 10 है, तो आपको प्रोविज़न को रिड्यूस करना है, और इसलिए आप रिवैल्यूएशन में लिखेंगे, लिखा हुआ देखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 और बैलेंस शीट में उसने लिखा है डेटर्स 80,000
और लेस प्रोविज़न 8000, 72 बाहर लगा, इनको टिक कीजिए। डेटर्स, प्रोविज़न 80,000, 8000, 72, इसको टिक कीजिए, केवल टिकिंग कीजिए। अब आप आइए कैपिटल अकाउंट्स में। कैपिटल अकाउंट में भी आप देखेंगे कि जब आप टिक कर रहे थे, जब आपने प्रॉफिट को बांटा तो कितना 70,000 को बांटा था आपने, 42 और 28, ये अमाउंट तुरंत आप टिक कीजिएगा कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन, और वो लिखा हुआ है बराबर। नया पार्टनर आया है, बाय बैंक या आपने सी में टिक कर दिया है। प्रीमियम फॉर गुडविल आया है जो आपने ए और बी को उनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांटी है, तो वो बराबर लिखा हुआ है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में। अब वो जो लाया है, मान लीजिए 50,000 लाया है, तो 30 और 20 उनको बांटा है कि नहीं, बराबर बांटा है, टिक कीजिए। डोंट आप एक्चुअली 50 को कैलकुलेट करें फिर उसका 30 लिखें, ये जो लिखने का टाइम कंज्यूम हो रहा है इसको बचाइएगा। प्रिंटेड अच्छी किताब के जो सॉल्यूशंस हैं वो मानिए आपने ही लिखा हुआ है, केवल चेक कीजिए, टिक कीजिए। कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे आपने सब टिक कर दिया, केवल टोटल और बैलेंस टिक नहीं हुआ है। टोटल मत लगाइए, अगर ए के क्रेडिट के सारे आइटम टिक हैं तो जो टोटल लिखा है वो सही हो गई, बी के सारे है तो वो सही हो गई। डेबिट में कोई एक आध आइटम है और उसके बाद टू बैलेंस लिखा हुआ है, जो आइटम है सपोज करो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को आपने दोनों में डेबिट किया है, वो डेबिट छोड़ दें, वो टिक है, टोटल उधर से टिक हो गया है, तो बैलेंस को भी आप ऐसे ही टिक कर दीजिए। नहीं भी किया तो चलेगा, आप संतुष्ट हो जाइए, आप सही है। तो कंसेप्ट ये नहीं कि बैलेंस सही निकाला कि नहीं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो बैलेंस सही निकाला कि नहीं निकाला, ये सही चीज़ नहीं। आपने बाई प्रीमियम फॉर गुडविल सही लिखा कि नहीं, आपने बाई बैंक सही लिखा कि नहीं, आपने रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को सही बांटा नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। पर जब आप सवाल को एक्चुअल करने बैठते हैं, और कई बच्चे क्या करते हैं, अनसॉल्व प्रॉब्लम ले लेते हैं, और अनसॉल्व प्रॉब्लम लेते हैं और करने बैठते हैं तो उनका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सही आ जाता है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस सही आ जाते हैं, और बैलेंस शीट का टोटल भी सही आ जाता है। लगते हैं इसमें 40 मिनट्स हैं और वो खुश होते हैं, वाह यार मेरे तीनों आ गए। नो, क्या इसमें आपने कोई गलती नहीं की हो सकती है? क्या आपने बाई बैंक करके प्रीमियम फॉर गुडविल को बाई बैंक करके नहीं लिखा हो सकता है? तो ये तो कोई एक्सपर्ट ही देखेगा ना, ये मैथ्स नहीं है, अकाउंट्स है। दो और दो चार होते, पर दो को क्या लिखना है पहले वाले को, और दूसरे वाले को हेड क्या लिखना है, वो इंपॉर्टेंट है। और जब आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि वो चेक करे, तो अनसॉल्व क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए मैंने कहा ना कि आपकी किताब में 40 सॉल्व हैं, वो आपको करने हैं, और 12 जो मैंने करवाए हैं या किसी टीचर ने कराए वो करने हैं, बाकी छोड़ देने। छोड़ने पे क्या करना है वो हमें बताने वाला हूँ। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बैलेंस शीट का टोटल आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस शीट में सारे हेड टिक हो गए हैं, कैपिटल के जो बैलेंस आए हैं जिनको आपने टिक नहीं किया है क्योंकि वो आपने निकाले ही नहीं है, वही बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिखे हुए हैं, डोंट कैलकुलेट, डोंट चेक। बस ऐसा आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और मेरा मानना है कि जब टीचर पढ़ाते हैं उससे जब कुछ गैप हो जाता है, टीचर ने आज पढ़ाया, 15 दिन बाद टीचर के ही सवाल को जो उसने अनसॉल्व को करवाया है उसी को आप वापस चेक कीजिए, पेंसिल से या लाल शाही से या ग्रीन दूसरी इंक से टिकिंग कीजिए। ऐसा करने में आप 1 घंटे में 4 सवाल कर लेंगे, आउटपुट ज़्यादा आएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो घर पे इस्तेमाल, और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता ही है, मैंने कहा। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रॉब्लम भी तो आ सकती है। पहले तो ये सुन लेते हैं कि वो जो आपने बिल्कुल छोड़ दिए उसका क्या करें। जब ये 40 और 12 आप कर लेते हैं तो जो छोड़ दिए हैं उनकी केवल रीडिंग मारिए, क्या इसमें कुछ नया दिख रहा है? एक सवाल है जो आपने छोड़ दिया है ना, वो 40 में 40 तो बात कर दो, आपके 50 अनसॉल्व में से टीचर ने 12 कराए हैं, तो 38 जो बचे हुए हैं उनमें से आपने एक सवाल लिया और उसमें देखिए क्या कोई पॉइंट नया है। उसमें जनरल रिजर्व है तो बांटा ही होगा, बांटना ही है। कैसे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में कर तो चुके कितने सारे सवालों में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है, चाहो तो ओरल फटाफट एक कागज़ पर चेक कर लो, बिल्डिंग बढ़ाई है इतना प्लस, इतना ये स्टॉक कम किया है माइनस, और इस तरह से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आना चाहिए 27,800। अरे वाह मेरा आ गया। कागज़ पर फटाफट कैलकुलेट कीजिएगा। उसके लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट
AC लाइन, फिर बाई बिल्डिंग, टू स्टॉक, टू प्रोविज़न, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर मिल रहा है, बहुत है। क्यों? ये नए बच्चों को नहीं कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने 40 सवाल देख लिए हैं, जिस बच्चे ने 12 प्रॉब्लम टीचर के देख लिए हैं, उसने उन चीज़ों को देखा हुआ है कि रिवॉल्यूशन में स्टॉक कम होता है तो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अपनी संतुष्टि के लिए चाहो तो उन बचे हुए सवालों में आप रिवॉल्यूशन के प्रॉफिट लॉस को ऐसे रफ कागज़ पर फटाफट प्लस माइनस करके निकाल सकते हो। मैं तो कोई आवश्यक नहीं समझता। केवल उन वो छोड़े हुए सवालों में देखो, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो उन 40 क्वेश्चंस में भी नहीं था और 12 सवालों में भी नहीं है। ये पॉइंट तो मेरे लिए नया है। पहले सोचिए, अगर ये पॉइंट को मैं करूँगा तो कैसे करूँगा। चाहो तो ये वाला सवाल कर लो, और चाहो तो ये वाले सवाल का नंबर अपनी कॉपी पर डालकर केवल ये वाला पॉइंट कैसे करेंगे वो करके रख लो, और किसी टीचर से, किसी सीनियर से पूछिए कि इसका ऐसा ही करेंगे ना। मेरा मानना है कि आमतौर पर जो आजकल किताबों का पैटर्न चलता है उसमें जैसे अनसॉल्व होते हैं, जैसे सॉल्व होते हैं वैसे ही आमतौर पर अनसॉल्व होते हैं। तो नया पॉइंट आने के चांसेस कम हैं, पर आया तो। अब मैं कह रहा था कि आप ये करने के बाद देखिए, टोटलिंग, बैलेंसिंग, ये सब तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। एक और निवेदन करूंगा कि जब आज आप एडमिशन के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं तो अगले दिन एडमिशन के ना करें, रिटायरमेंट का कर लें। उसके अगले दिन रिटायरमेंट ना करें, शेयर्स का कर लें। एक ही चैप्टर के पीछे आपने पढ़ना नहीं चाहिए। और पार्टनरशिप में तो कहूँ, रिवॉल्यूशन में कोई नयापन नहीं है। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, सब में रिवॉल्यूशन एक जैसा है। ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो प्रॉफिट बांटते हैं। हाँ, कुछ नए पॉइंट्स आ सकते हैं, जैसे मुझे एक क्लिक हो रहा है, इसमें उचित तो नहीं है पर बता देता हूँ कि उसने मशीन दिया है बैलेंस शीट में 1 लाख और लिखा है लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 20,000। 1 लाख मशीन, लेस प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 और बाहर 80 लिखा है। और उसमें उसने नीचे लिखा है सवाल में कि मशीन इज़ वैल्यूड एट 60,000। मशीन को कम कर रहा है वो। लेकिन डियर आपसे कहूँ, इसकी रिकॉर्डिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाया जाता है तो डेप्रिसिएशन को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रोविज़न हेड को इस्तेमाल करेंगे, असेट की ओरिजिनल कॉस्ट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अर्थात आपको 80 माइनस कितना 1 लाख माइनस 20 दिया था, मैं भूल रहा हूँ, 1 लाख माइनस 20, आपको कहा इसको 60 वैल्यू करना है, तो 1 लाख माइनस 40 करेंगे तब 60 होगा, तो 20 का प्रोविज़न आपको और बनाना है। ये एक पॉइंट मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स, हम स्पेशल पॉइंट्स ले सकते हैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस में कि क्या खास पॉइंट्स हो सकते हैं, स्पेशल क्या हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कमेंट में अवश्य लिखना चाहिए। आपके कमेंट के आधार पर मैं आपकी और मदद कर सकूँगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने शुरुआत में कहा था कि इसमें 11th पर मुझे लगता है 11th की कोई बात कर नहीं पाया हूँ, तो 11th के लिए मैं तो अलग से बनाऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।